नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे छंद के बारे में। जो आपके रीट एग्ज़ाम में संस्कृत विषय से संबंधित जो टॉपिक है छंद का, वो आप में इसमें से प्रश्न पूछेगा छंद से रिलेटेड, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि इन छंद के प्रश्नों को हम कैसे हल करें आसान तरीके से। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है छंद प्रकरणम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें कि छंद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो दोस्तों छंद शब्द की रचना जो धातु हुई है वो है छद या चद धातु, जिसमें असुन प्रत्यय लगा होता है। दोस्तों, इसमें असुन प्रत्यय में इस न का लोप हो जाता है और इस ऊ का भी लोप हो जाता है। न का हलंत्यम सूत्र से लोप होता है, हलंत्यम, और ऊ का उपदेश से अज अनुनासिक सूत्र से ऊ का लोप, और अस शेष रहता है। क्या रहता है? अस। इस अस में से इस स का तो विसर्ग हो जाता है और ये अ चद या छद में मिल जाता है। ठीक है, और इस छद धातु में न का आगम होता है। इस प्रकार आपका शब्द बनता है छंद। अगर एग्जाम में पूछे छंद शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों इसमें असुन प्रत्यय है। ठीक है, और धातु पूछे तो छद या चद धातु। अब बात करते हैं छंद शब्द का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों, छंद शब्द का अर्थ शब्दकोश के अनुसार अगर माने तो छंद शब्द के निम्न अर्थ ग्रहण किया जा सकते हैं। सबसे पहले प्रसन्न करना, फुसलाना, बांधना या आच्छादित करना, कामना या आकांक्षा करना, या अक्षर संख्या का परिणाम ज्ञात करना। इस प्रकार तो दोस्तों प्रसन्न करना छंद शब्द का अर्थ हुआ, आच्छादित करना या आह्लादित करना, या अक्षर संख्या, जो इन वर्णों में अक्षरों का संख्या को अगर परिमाण ज्ञात किया जाता है तो उससे भी छंदों की व्युत्पत्ति या छंदों की बारे में पता चलता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट छंद शब्द की परिभाषा है। दोस्तों, छंद शब्द की परिभाषा है, सबसे पहले छंद शब्द की परिभाषा है यद अक्षर परिमाण तथा छंद। इसका अर्थ है कि जहाँ अक्षर और मात्राओं का परिमाण मतलब कि संख्याओं का इनका ध्यान रखा जाए वहाँ छंद होता है। जैसे अर्थात जिस रचना में अक्षरों की निश्चित मात्राओं का ध्यान रखा जाए उसे छंद कहते हैं। फिर दूसरी परिभाषा है कि जाति वृत्त्याख्या मर्यादा छंद। इसका अर्थ है जिस रचनाओं में मात्रा और वर्णों की सीमाओं का ध्यान रखा जाए उसे छंद कहते हैं। ठीक है अब दोस्तों, यहाँ पे जाति और वृत्ति क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जाति का मतलब यहाँ से मात्रा से लेना है आपको। जाति का मतलब मात्रा, ठीक है, और वृत्ति का मतलब लेना आपको वर्णों से। वृत्ति का मतलब लेना है वर्णों से। तो जहाँ पे या जिस रचना में मात्रा तथा वर्णों का ध्यान रखा जाए, किसका? उनकी सीमाओं का ध्यान रखा जाए कि इनको किस तरीके से बोला जाए, क्या उतार चढ़ाव हो इन वर्णों में, तो उन सब का ध्यान रखा जाना क्या कहलाएगा? आपका छंद। अब दोस्तों, सामान्य भाषा में अगर देखें छंद, सामान्य तो छंद एक ऐसी रचना है जिसमें यति, गति, चरण या पाद या दल, मात्रा, गण इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, उसे छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अर्थात कि किसी भी रचना को अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो उसमें इन सब का ध्यान रखना जरूरी है। यति, गति, चरण, पाद, दल, मात्रा, गण आदि। बात करते हैं नेक्स्ट विशेष जानकारी अब छंद से रिलेटेड कि छंद शब्द का वेदों में कहाँ उल्लेख हुआ है उसके बारे में बताएं। तो छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ है वो हुआ है हमारे आदि ग्रंथ था जिसका नाम है ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में 90वें सूक्त था, 90वां सूक्त था जिसका नाम था पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त के 90वें मंत्र में किसका उल्लेख किया गया? इस छंद शब्द का उल्लेख किया गया। वो दोस्तों किस श्लोक में किया गया वो हम आपको बताते हैं। अर्थात छंद को वेद पुरुष के पैर या पाद के अंग के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। जैसे छंद शब्द का जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, और वो भी पुरुष सूक्त में, वो किस मंत्र में हुआ? तो वो उस मंत्र का ये है उच्चारण, तस्माद यज्ञात सर्वहुत ऋच सामानि जगीरे छंदासी जगीरे तस्माद
तस्माद जायते। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इस छंद शब्द का उल्लेख किया गया, इस कारण से छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में 90वें सूक्त के पुरुष सूक्त में, और जो भी कौन सा मंत्र है? 9वां मंत्र। ठीक है, इस कारण से इस वेद पुरुष के रूप में छंद को क्या माना है? उनका पैर माना है। क्या माना है? पैर। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि जिस प्रकार शरीर बिना पैरों के काम नहीं करता है, बिना पैर के गमन नहीं करता, आगे नहीं जा सकता, उसी प्रकार वेद भी छंदों के बिना आगे नहीं चल सकते, इनके बिना अधूरे हैं। इस कारण से छंद को क्या माना? पैर या पाद माना है। इसलिए कहा छंदो पादो तो वेदस्य, छंद को वेद का पैर माना है। नेक्स्ट हम बात करें कि षड वेदांगों को वेद पुरुष के निम्नलिखित अंगों के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात जो वेद हैं उनके अंग है, जो कितने अंग है? 6 अंग है। षड कितने हैं? षडांग। तो षड वेदांग है जिसके वेद पुरुष है और उसके अंग निम्नलिखित स्वीकार किया, तो उनके कौन कौन से अंग होंगे दोस्तों? ये सबसे पहले बात करें छंद। छंद को हमने माना है पाद अर्थात पैर। कल्प वेदांग का दूसरा वेद जिसके है हस्तों, कल्प को क्या माना? हस्त माना है। शिक्षा को घ्राण माना, घ्राण मतलब होता है नाक। निरुक्त को श्रोत माना अर्थात कान माना है, और ज्योतिष को चक्षु माना है। क्या माना दोस्तों? चक्षु। व्याकरण को मुख माना, तो व्याकरण को क्या माना है? मुख। व्याकरण मुखम स्मृतम, व्याकरणम मुखम स्मृतम। शिक्षा को घ्राण, निरुक्त को श्रोत, ज्योतिष को चक्षु, और कल्प को हस्त, और छंद को पाद। अगली बात करें कि लौकिक साहित्य में आचार्य पिंगल एक आचार्य हुए जिन्होंने छंद शास्त्र के प्रवर्तक माना जाता है। अर्थात छंदों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले जो आचार्य माने जाते हैं वो है आचार्य पिंगल को माना जाता है, जिन्होंने छंद शास्त्र के प्रवर्तक भी हैं, जिन्होंने इनकी सर्वप्रथम रचना मानी जाती है छंद सूत्र। इनकी सबसे प्रथम रचना छंदों के बारे में छंद सूत्र, जो लौकिक साहित्य की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। और दोस्तों यहाँ पे लौकिक साहित्य के आधार पे या छंद के सर्वप्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आचार्य पिंगल को। अब दोस्तों छंद से संबंधित अन्य रचनाएं की अगर बात करें तो सबसे पहले आए छंद सूत्र जिसके रचनाकार हैं आचार्य पिंगल, और छंदो विचिति जिसके रचनाकार हैं आचार्य जनाश्रयी, छंदो अनुशासन जिसके रचनाकार हैं आचार्य जयकीर्ति, हेम छंदो अनुशासन इसके हैं आचार्य हेमचंद्र, व्रत रत्नाकर हैं आचार्य केदार भट्ट, सूरत तिलक हैं आचार्य श्यामेंद्र, छंदो मंजरी आचार्य गंगादास, वाणी भूषण आचार्य दामोदर मिश्र, प्राकृत बेंगलम आचार्य भोला शंकर व्यास, और छंद मंजरी आचार्य पद्म कुमार। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट कुछ रचना है जो छंद शास्त्र से संबंधित है कि इन रचनाओं को जिनमें सब में छंदों का उल्लेख किया गया, इनमें इनके प्रवर्तक माने हैं, इनके रचनाकार माने हैं कि छंदों से संबंधित इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। अब हम बात करें छंदों का वर्गीकरण कि छंदों को कितने भागों में बांटा है। दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं कि छंदों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है, एक है वैदिक और दूसरा है लौकिक। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि वैदिक छंद जो हैं वो मुख्य रूप से वैदिक छंदों को 26 हैं जिसे कह सकते हैं कि छंदों की जाति, लेकिन मुख्य रूप से वेदों में जो छंदों को मुख्य रूप से माना उनके भेद माने हैं 7। कितने भेद? 7। अब दोस्तों वो 7 वेद कौन कौन से हैं इनको याद करने का एक तरीका है, एक शॉर्ट ट्रिक्स है। एक लाइन है आपके लिए वाक्य, गाँव अब पत्रीज, ये शब्द आपको याद रखना, एक लाइन ही है वाक्य, गाँव अब पत्रीज। गा का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे गायत्री छंद। क्या होता है? गायत्री। वैदिक छंदों की बात करें, ऊ का होता है ऊषणिक। दोस्तों इनका क्रम याद रखना बड़ा ज़रूरी है ताकि इनसे संबंधित इनमें कितने वर्ण होते हैं ये अपने को याद हो सके। अ का मतलब होता है अनुष्टुप। देखो दोस्तों अनुष्टुप जो छंद है उसको क्या माना? वैदिक छंद माना। ब का होता है बृहति, प का होता है पंक्ति, त्रि का होता है त्रिष्टुप,
और ज का होता है जगती। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये 7 छंद हैं जो कौन से हैं, वैदिक छंद। तो दोस्तों इनमें क्या है कि गायत्री जो है दोस्तों इसके 3 से या 4 चरण होते हैं, 3 या 4, बाकी सबके 4-4 चरण होते हैं। आपको ये पता है कि एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, तो सबके कितने चरण हुए, 4-4 चरण हो गए। ठीक है, अब दोस्तों इनमें क्या याद रखना आपको कि जैसे गायत्री के अगर 3 चरण हैं तो इनके वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो इसको देखो संख्या याद करना, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस प्रकार। तो देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे, 24, या 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 को देखो 6 को 4 से करोगे 24 आए, और 8 को 3 से करोगे तो भी कितना है कि 24। इस प्रकार गायत्री छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो दोस्तों कितने होते हैं, 24 वर्ण होते हैं। और इस प्रकार उष्णिक है तो 7 चौक 28, तो उष्णिक वर्ण में कितने होंगे, 28 वर्ण होंगे। अनुष्टुप में 8 चौक 32, तो अनुष्टुप में कितने वर्ण होंगे, 32 वर्ण होंगे। उस प्रकार बृहति है तो 4 × 9, 9 चौक 36, तो बृहति छंद में 36 वर्ण हुए। पंक्ति में कितने हैं, 10, तो 40। और त्रिष्टुप में है 44 वर्ण। इसी प्रकार जगति में हुए 48 वर्ण। तो दोस्तों इस प्रकार आप इनके वर्णों की संख्या का क्रम भी याद रख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों लौकिक छंद की। दोस्तों लौकिक छंदों को 2 भागों में बांटा है। एक का है वर्णिक छंद, क्या कह सकते हैं, वर्णिक छंद। दूसरा है मात्रिक छंद। दोस्तों इन्हीं के दूसरा नाम है वर्णिक छंद को वृत्ति छंद भी कहते हैं, जो अभी हमने परिभाषा याद की थी, वृत्ति, जाति, वृत्तिखया, मर्यादा तत्छंद, और मात्रिक को कहते हैं जाति छंद। ठीक है, अब दोस्तों इन्हीं को वापस 3 भागों में बांटा है, सम, विषम और अर्धसम। अर्धसम और मात्रिक भी वापस वही भेद होंगे। दोस्तों अब इनमें बात ये करते हैं कि सम छंद का मतलब क्या होता है और विषम छंद का मतलब क्या होता है। कि दोस्तों याद रखना कि छंद में, प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण, 4 चरण या पाद होते हैं। उन 4 चरण में लक्षण समान हो, अर्थात चारों चरणों में लक्षण समान प्राप्त हो, तो वहाँ क्या होगा दोस्तों, सम छंद होगा। अर्थात सब में समान बात की जाए तो वहाँ पे सम छंद होता है। विषम छंद का मतलब होता है कि प्रत्येक चरण में, अर्थात पहला, तीसरा, दूसरा और चौथे में वर्णों की समानता हो। पहला अगर तीसरे में वर्ण समान है तो दूसरे चौथे में भी वर्ण समान होंगे, तो वो दोस्तों विषम छंद होगा। और बात करते हैं अर्धसम की। ठीक है, जिसमें क्या होगा दोस्तों, न इसमें क्या होता है दोस्तों, ये यह होता है कि विषम चरण और सम चरण, विषम और सम चरण इन दोनों में अलग अलग होंगे। सम चरणों में अलग होंगे और विषम चरणों में अलग अलग होंगे, वो आपका होगा अर्धसम। इसी प्रकार मात्रिक छंद भी इसी प्रकार होगा। अब हम बात करें छंद शास्त्र से संबंधित कुछ शब्दावली है कि छंदों में जो प्रयुक्त होने वाले, जैसे हमने बात की थी छंद की परिभाषा कि जिस रचना में यति, गति, क्या कहा था कि जिस रचना में किसका यह हो, यति, गति, मात्रा, दल आदि का ध्यान रखा जाए तो वहाँ पे क्या होगा, आपका छंद कहलाएगा। तो छंद से संबंधित यति किसे कहते हैं, गति क्या होती है, मात्रा क्या होता है, दल क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है यति। तो देखो यति को संस्कृत में क्या कहा, यति विच्छेद संगीता। विच्छेद का मतलब कि अलग करना, ठीक है, अर्थात कि किसी भी छंद का वाचन करते समय जहाँ विश्राम या विराम लिया जाता है उसे यति कहते हैं। जैसे हम कोई एक श्लोक बोलते हैं, उस श्लोक में 4 चरण होते हैं, तो 4 चरणों में पहले चरण को बोलने के बाद जो विराम लिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, यति। और संस्कृत में यति की क्या परिभाषा, यति विच्छेद संगीता। क्या है, यति विच्छेद संगीता, ये इसकी क्या परिभाषा हुई, यति की, जिसका अर्थ क्या होता है कि वाचन करते समय जो विश्राम लिया जाए उसे हम क्या कहेंगे, यति। अगला है छंद में यति को क्या कहा जा सकता, तृतीय विभक्ति के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो छति, किसको, यति को। अब है गति। किसी भी छंद का वाचन करते समय
स्वर में आने वाले आरोह और अवरोह को गति कहते हैं। जब हम किसी श्लोक का वाचन करते हैं तो दोस्तों उसमें क्या करते हैं, हम किसी स्वर को उच्च स्वर में बोलते हैं, किसी को निम्न स्वर में बोलते हैं, तो उनको बोलने का जो आरोह अवरोह होता है उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, गति। फिर अगला पाद या चरण। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। पाद का मतलब क्या होता है, चरण होता है, जिसकी क्या परिभाषा संस्कृत में, घेय पाद चतुर्थो अंश। अर्थात पाद का मतलब क्या होता है कि चौथा अंश जो होता है वो क्या है, अर्थात छंद का चतुर्थ भाग पाद या चरण कहला। जैसे एक छंद है, जिस छंद में 4 चरण होते हैं, उन 4 चरणों में एक एक जो चरण होते हैं ये, तो इनमें ये एक जो चरण है वो आपका क्या कहलाएगा, पाद। ठीक है। इस आधार पर एक छंद में प्राय कितने चरण होते हैं, 4 चरण माने जाते हैं। अगला है दल किसे कहते हैं। दोस्तों इसको भी समझना कि किसी छंद को लिखते समय जब एक ही पंक्ति में एक से अधिक चरण लिख दिए जाते हैं तो उसे पूरी पंक्ति को दल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो इसको कैसे समझते हैं कि जैसे काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलेनवा। दोस्तों ये आपके सामने एक श्लोक है, ये ठीक है। इसको सर दोस्तों 4 चरण हैं। अब वो 4 चरण कौन कौन से, एक तो ये ना, एक ये रहा, एक चरण ये हुआ, दूसरा चरण ये हुआ, तीसरा चरण ये हुआ, चौथा चरण। अगर इन चरणों को दोस्तों किस तरह से लिखते, पहले चरण को लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के वापस लिख दें, फिर तीसरे चरण को लिखा, फिर चौथे चरण को अलग अलग जैसे लिखते, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, इस प्रकार लिखते हैं तो वो दल नहीं कहलाता। लेकिन जब इन्हीं चरणों को एक ही लाइन के अंदर लिख दिया जाता है इस तरह से, तो वो आपका क्या कहलाता है, दल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, दल। फिर है कि इस श्लोक में कुल 4 चरण हैं जिसको 2 दलों में प्रयुक्त किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं मात्रा के बाद। किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, मात्रा। छंद शास्त्र में 2 तरह की मात्रा प्रयुक्त होती है। दोस्तों इसको आपको समझना है कि छंद शास्त्र में 2 प्रकार की मात्रा है, एक तो लघु, कौन सी, लघु, और दूसरी गुरु। दोस्तों छंद में इनको लघु और गुरु को एक चिन्ह दिया गया है कि लघु के लिए एक डंडा होता खड़ी पाई, और गुरु के लिए एक एस टाइप में, जिसे कहते हैं प्लुप्त स्वर कह सकते हैं, इस तरह से बना होता है, ये इनके चिन्ह होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, गण किसे कहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझना, एक तो मात्राओं को दोस्तों और एक इस गण के बारे में। दोस्तों गण के बारे में अगर बात करें तो गण 3 वर्गों का, यहाँ पे दोस्तों वर्ग नहीं होके वर्ण है। गण क्या है, 3 वर्णों का व्यवस्थित जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, गण। 3 वर्णों का, कितने वर्णों का, 3। छंद शास्त्र में कुल 8 गण माने हैं। गण निर्धारण के लिए एक निम्न सूत्र प्रयुक्त होता है, जो दोस्तों ये रहा, संस्कृत में है य माता राजवान सलगम, जिसमें दोस्तों आप क्या निकालते हो, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, बगण, नगण, सगण, लघु और गुरु। दोस्तों कितने हो गए, 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों आपको इस तरह से इनको सूत्र याद रखें, आपको गण निकालने पड़ते। तो 3 मात्राओं पे, 3 वर्णों पे, जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो य मात्रा लिखा हुआ है, तो देखो इनका चिन्ह देखना है। तो देखो य पे 1 मात्रा है, माँ पे 2 मात्रा है, तो 2 के लिए एस, ता पे 2 तो इनके लिए भी एस, है ना, ये इसका चिन्ह हो गया। इसी प्रकार म पे है, तो देखो म पे 2 मात्रा है, त पे 2 मात्रा है और र पे 2 मात्रा है ना। और तगण की बात करें, त पे 2 मात्रा है, ता है इसलिए, रा पे भी 2 मात्रा और ज पे 1 मात्रा। उस पर बगण पे भ पे 2 मात्रा, न पे 1 मात्रा और स पे 1 मात्रा। उस प्रकार जगण की बात करें, जगण पे 1 मात्रा, बगण पे 2 मात्रा और नगण पे 1 मात्रा। फिर बात करें बगण पे 2 मात्रा, नगण पे 1, सगण पे 1। फिर नगण में 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा। अब सगण में क्या होगा दोस्तों,
एक मात्रा और घ और म दो हलंत है तो दोनों को एक दो मात्रा। ठीक है दोस्तों, लघु के लिए एक और गुरु के लिए दो। तो दोस्तों इस प्रकार आप मात्राओं का निर्धारण कर सकते हो और 3 वर्णों का एक समूह बनता है तो एक गण बनता है और इन गणों के आधार पर आप छंदों के लक्षण को पता कर सकते हो कि इसमें किस प्रकार का छंद है। ठीक है, और इससे भी दोस्तों एक आसान तरीका है छंदों में की पहचान करना कि छंदों में मात्राओं को कैसे घटाया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको नॉर्मल से 2 शब्द याद रखना है। एक तो है यर्ता लघु, यरता लघु। क्या होगा दोस्तों? यर्ता लघु। ठीक है, और बजसा गुरु। देखो ये है गुरु और ये है लघु। दोस्तों अब इसको याद कैसे करना रहा दोस्तों, इसका एक सूत्र है कि आदि, मध्य और अवसान। अवसान का मतलब होता है अंतिम। दोस्तों इसको कैसे याद रखना है, बस ये शब्द याद रखना ना, यर्ता लघु। यर का मतलब आदि में जिसमें लघु हो अर्थात ये गण होगा, अर्थात एक बार यर लिखा आदि में लघु, फिर 2 बार लिख लो। फिर क्या कह रहा है कि मध्य में जिसके लघु हो, तो मध्य में अगर लघु लिखा तो दोनों साइड में हमने ये कर दिया तो क्या हो गया? रगण हुआ आपका। और क्या क्या अवसान, अंतिम में अगर आपने लघु लिखा तो 2 बार आगे क्या लिखोगे? एस गुरु, तो क्या होगा आपका तगण। और इसी प्रकार अब भजसा गुरु है तो क्या कहता है कि आदि में जिसके गुरु हो, जैसे मैंने आदि में गुरु फिर 2 डंडे खींच लिए अर्थात 2 लघु, तो आपका क्या हो गया? वगन हो गया। ये कह रहा मध्य में, अगर मध्य में अगर आपने गुरु बनाया तो दोनों साइड में आपने क्या बनाया? लघु लघु, तो आपका ये इसका चिन्ह आ गया जगन का। और सगण में अवसान अर्थात अंत में जिसमें दीर्घ हो, गुरु हो और आगे क्या हो? खड़ी पाई 2 लघु हो। तो इस प्रकार आप इनके चिन्हों की पहचान इस तरह के बड़े आसान तरीके से करते हो और ये सूत्र याद न रखकर भी, है ना। एग्जाम में अगर ये सूत्र याद नहीं, उसमें समय ज़्यादा लगता है, तो आपको 2 शब्द याद रखना, यर्ता और भजसा। यर्ता लघु, भजसा गुरु, और अंत में जो बचे मगण और नगण। दोस्तों मगण के लिए गुरु होता है और नगण के लिए लघु होता, तीनों। ये इस तरह से आप छंदों की मात्राओं की गणना इस प्रकार से आसानी से कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि मात्राओं का निर्धारण कैसे किया जाता है, कि लघु के लिए कितनी मात्रा लगेगी, दीर्घ के लिए कितनी लगेगी, और इन लघु में अगर दीर्घ स्वर मिल जाए तो इसमें कितनी मात्रा होगी, कोई संयुक्त स्वर मिल जाए तो कितनी मात्रा होगी। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देखते हैं मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मात्राओं का प्रयोग जो होता है वो स्वरों पे होता है, ये याद रखना, व्यंजनों पर नहीं होता। अगर व्यंजन होगा तो व्यंजन आगे जाके उस दूसरे वर्ण में मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मात्राओं का प्रयोग स्वर पर होता है, व्यंजन पर नहीं। दूसरा है कि ह्रस्व स्वर के लिए हम आप लघु मात्रा और दीर्घ स्वर के लिए दीर्घ मात्रा का प्रयोग करते हैं। जब दोस्तों ह्रस्व स्वर के लिए लघु मात्रा का प्रयोग किया जाता है, मैंने अभी बताया कि खड़ी पाई लगाते हैं, और दीर्घ स्वर के लिए प्रयोग किया जाता है इस प्लुप्त या एस का चिन्ह बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। इसको तो लघु और इसको गुरु, दीर्घ का मतलब होता है गुरु। अगला है यदि ह्रस्व स्वर के बाद में, यदि कोई ह्रस्व स्वर है उसके बाद में कोई संयुक्त अक्षर आ गया, या कोई आधा अक्षर आ गया, या कोई हलंत वर्ण आ गया, या विसर्ग हो, तो वो ह्रस्व स्वर भी क्या हो जाता है दोस्तों? दीर्घ हो जाता है। जैसे अगर देखें कि जैसे शब्द हैं आपके पास में हत्य, तो दोस्तों यहाँ पे देखो ह शब्द है, ये क्या है? लघु है, ह्रस्व स्वर है ना। तो इसमें मात्रा 1 लगनी चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आधा त है ना, इसमें अर्थात ये आधा अक्षर है जो इसमें मिल जाता है। तो आधा अक्षर मिलने से क्या हुआ? ये लघु था वो भी क्या बन गया आपका? दीर्घ अर्थात गुरु बन गया। संयुक्त अक्षर की बात करें तो दोस्तों संयुक्त अक्षर है ये द और य और द और य से मिलकर ध्य बना। तो इस ध्य वर्ण अकेला है, यह हालांकि आपको लगता क्या है कि ये लघु है, लेकिन ये दीर्घ स्वर है क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है। इसी प्रकार हलंत वर्ण की बात करें, जैसे शब्द लिखा गंगम, गंगम, तो दोस्तों यहाँ पे गंगम शब्द लिखा तो घ में क्या होगा? अनुस्वार है तो यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, और यहाँ पे लघु है ग, तो लेकिन ये हलंत है तो हलंत वर्ण आगे मिल जाता तो भी ये क्या हो जाता? आपका दीर्घ हो जाता, अर्थात गुरु वर्ण हो जाता है। ठीक है। अगर विसर्ग है किसी शब्द में, जैसे राम, तो देखो म यहाँ पे क्या है? लघु मात्रा, लेकिन इसमें क्या है? विसर्ग लगने से क्या होगा? दीर्घ बन जाएगा, और र पहले से दीर्घ है।
नेक्स्ट देखें, यदि ह्रस्व स्वर के अनुस्वार को दीर्घ हो जाता, यदि ह्रस्व स्वर के अनुस्वार को दीर्घ हो जाता, अर्थात जब कोई ह्रस्व स्वर आए तो उसके अनुस्वार को भी क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे अभी शब्द लिखा था गंगा, है ना, गंगा, तो गंगा में घ के ऊपर अनुस्वार है, तो इसको देखो यहाँ पे दीर्घ लघु है, तो इसको क्या बना दिया जाएगा, दीर्घ बना दिया जाएगा। अगला है, यदि ह्रस्व स्वर के बाद में कोई चंद्र बिंदु हो तो उस अनुनासिक स्वर हो तो भी वो लघु स्वर हो जाता है। दोस्तों ये याद रखना आपको कि किसी भी व्यंजन वर्ण हो या स्वर वर्ण पे हो, अगर वो दीर्घ है, क्या है, दीर्घ है, अगर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो तो वो आपको क्या मानना है, लघु मानना है। बस ये याद रखना आपको। फिर अगला है कि प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण को छंद की आवश्यकता के अनुसार विकल्प से लघु या दीर्घ माना जाता है। अर्थात जब कोई छंद है, उस छंद की मात्राओं का निर्धारण सही रूप से नहीं हो रहा तो कभी कभी उसके अंतिम अक्षर को, अंतिम वर्ण जो होता है उसको कभी कभी दीर्घ मान लिया जाता है या कभी लघु मान लिया जाता है। कभी दीर्घ और कभी लघु मान लिया जाता है। दीर्घ का मतलब गुरु वर्ण और लघु का मतलब लघु। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों छंदों पे निर्धारण कर सकते हो मात्राओं का। अब दोस्तों छंदों के लक्षणों के सांकेतिक शब्द, जैसे कोई छंद है, मालिनी छंद है, अनुष्टुप छंद है, इन छंदों के जब आप लक्षण याद करोगे दोस्तों तो उन लक्षणों में क्या कुछ सांकेतिक शब्द दे रखे, उसके आधार पे आप क्या निकाल सकते हो कि किस छंद में कहाँ पे यति गति होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कुछ शब्द दे रखे हैं आपके सामने। सबसे पहले चंद्र पृथ्वी, तो दोस्तों चंद्रमा एक है, पृथ्वी भी एक है, इस कारण से जहाँ पे लक्षण में चंद्र और पृथ्वी दिखे तो वहाँ पे यति किस पे होगी, एक वर्ण पे होगी। ठीक है दोस्तों, फिर पक्ष दो है, नेत्र भी दो है। अगला है गुण, अग्नि, राम, गुण भी तीन है, अग्नि भी तीन प्रकार के होते हैं, राम भी तीन प्रकार है, इस कारण से तीन, अगर ये वर्ण किसी लक्षण में दे रखे हो तो वहाँ पे तीसरे वर्ण पे यति होगी। फिर वेद, वर्ण, युग और आश्रम, ये भी चार प्रकार के होते हैं, और ये अगर लक्षणों में दे रखे हैं तो वहाँ पे चौथे वर्ण पे यति होगी। अगला है सर, इंद्रिय, भूत, तत्व, छठा है रस, ऋतु और शास्त्र। इस क्रम के आधार पे सर भी, अर्थात जो बाण होते, कामदेव के 5 बाण हैं, इंद्रिय 5 होती है, भूत 5 होते, तत्व भी 5 होते। इसी प्रकार रस 6 होते हैं, ऋतुएं 6 होती है और शास्त्र भी 6 माने गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर छंदों के लक्षणों में ये शब्द दिखे तो वहाँ पे इसका मतलब होता है कि इन छंद में या इस लक्षण में जो है छठे वर्ण पे यति होगी। अगर सर शब्द दे रखा या इंद्रिय शब्द दे रखा या भूत शब्द दे रखा या तत्व शब्द दे रखा तो वहाँ 5वें वर्ण पर यति होती हैं। फिर लोक, मुनि, अश्व, स्वर। दोस्तों स्वर 7 होते हैं, अश्व भी 7 प्रकार के माने, लोक 7 हैं, मुनि भी 7 हैं। 8वें में है भोगी, वसु, याम और सिद्धि। ठीक है दोस्तों, तो भोगी का मतलब यहाँ तो सर्प होता, वसु का मतलब होता कुबेर या सूर्य, तो यहाँ पर भी 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 हो गए। जहाँ पर यह शब्द दे रखा होगा वहाँ पे 8वें वर्ण पे यति होगी। अगला है अंक, ग्रह, द्रव्य और निधि, ये 9 माने हैं, इस कारण से अंक शब्द दे रखा है, ग्रह शब्द दे रखा, द्रव्य और निधि शब्द जिस लक्षण में दिखाई दे छंद के तो वहाँ पे 90वें वर्ण पर यति होती है। फिर 10वें में है दीक्षा, अवतार। दिशा 10 प्रकार की होती, अवतार भी 10 प्रकार के माने गए हैं, इस कारण से जब ये शब्द दिखे आपको छंद के लक्षणों में तो वहाँ पे 10वें वर्ण पर ही आपको यति करनी है। अब बात करते हैं 11 नंबर पे। 11 पे दोस्तों रुद्र आता है, तो रुद्र शब्द आया तो रुद्र 11 होते तो अर्थात 11 वर्ण पे यति होगी। सूर्य और मास, सूर्य 12 है ना, और मास भी 12 होते, इस प्रकार ये शब्द भी अगर जहाँ नजर आए तो वहाँ 12 वर्ण पे यति होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इनको हम समझते हैं। जैसे हमने ये आपके सामने बात कही है कि जैसे कि मैं छंद लेता हूँ शिखरणी छंद, जिसके शिखरणी ये छंद है दोस्तों, इसका लक्षण है रसे रुद्रेश छिना यमल शिबलाग शिखरणी। रसई रुद्रेश छिला, रसई रुद्र छिना। ठीक है दोस्तों, यमन सबलाग शिखरणी। रस कितने होते दोस्तों, 6,
और रुद्र कितने होते 11। तो 6 + 11 बराबर कितने हो गए 17। तो शिखरणी छंद में कितने वर्ण होते हैं 17 वर्ण होते हैं, जिन पे यति किस पे होती 6 और 11 पे यति होती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार और भी जैसे छंद है शार्दूल विक्रीडितम, एक छंद है शार्दूल विक्रीडितम, विक्रीडितम ये छंद है। इस छंद की अगर बात करें लक्षण की तो है सूर्याश्व यदिम, क्या है सूर्याश्व यदिम, सूर्याश्वमति। तो दोस्तों यहाँ पे सूर्य और अश्व शब्द दे रखा, सूर्य और अश्व। सूर्य दोस्तों कितने माने 12 और ये अश्व कितने माने हैं दोस्तों 7। तो 7 12 अर्थात 19। तो शार्दूल विक्रीडितम में कितने वर्ण होते हैं 19 वर्ण होते हैं, जिसमें 12 और 7 पे यति होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार आप इन शब्दों को निकाल सकते हो लक्षणों में कि जिस प्रकार का जो छंद है उस छंद में इस लक्षण को याद करोगे तो इस आधार पे कि किस वर्ण पे यति कहाँ पे होगी कहाँ पे नहीं, इसका आसानी से पता लगा सकते हो इन शब्दों के बारे में जानकर। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको रोज़ाना मिलता रहे। शुभ रात्रि।